वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आईपीसी का इंट्रोडक्शन देख लिया था, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली है और सारी जगह बहुत सारे स्टेट में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंप्लीट हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अब पढ़नी ही पड़ेंगी। तो हम आज के इस लेक्चर के अंदर भारतीय न्याय संहिता 2023 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इसके अंदर मैं बात करूंगा जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर, जिन एग्जाम्स के अंदर इस सिलेबस को ऐड कर लिया है, उनके अंदर इसके ऑब्जेक्ट्स, इसके स्पेशल फीचर्स से रिलेटेड क्या आ सकता है। हिंदी वालों को मैं बता दूं कि इस का हम आज उद्देश्य के बारे में समझेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो इसके स्पेशल फीचर्स हैं, जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। क्या आईपीसी में नहीं था जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में ऐड किया गया है? कौन सी ऐसी रिकमेंडेशंस थी जो अभी भी हमारे भारतीय न्याय संहिता ने अपने आप में सम्मिलित नहीं की हैं? इन सभी जवाबों का, इन सभी आपके प्रश्नों का मैं आज अपने इस चैनल पर लीगल गाइड 360 पर आपको दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्ट एंड फीचर्स ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। मैं आपको बता चुका हूं कि हमने इंडियन पिनल कोड का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर लिया था, उसका ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, कंपैरिजन भी मैंने उसके अंदर कर दी थी। कंपैरिजन मैं इस वीडियो के अंदर आज भी करके बताऊंगा आपको, पर हम आज सबसे पहले समझेंगे कि भारतीय न्याय संहिता के ऑब्जेक्ट क्या हैं, कैसे ये आईपीसी से अलग है। उस चीज को हम समझेंगे कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, क्या स्पेशल फीचर्स है इसके अंदर और इसका उद्देश्य क्या है। तो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये एक जनरल पेनल है, जनरल पिनल कोड, मतलब सामान्य विधि है। हिंदी वालों को बता दूं मैं, सामान्य विधि है ये जनरल लॉ है। आपको पता होना चाहिए जिस तरह से पिनल कोड जनरल लॉ है, सेम उसी तरह से भारतीय न्याय संहिता 2023 जनरल। आप समझते हैं? The भारतीय न्याय संहिता 2023 retains most offences from the Indian Penal Code. It adds community service as a form of punishment. ये इसकी दूसरी जो विशेषता है, इसका ऑब्जेक्ट ये है कि इसने मोस्टली जो थे ने, ज्यादातर जो ऑफेंसेस थे वो तो इंडियन पिनल कोड के ही स्थापित कर लिए हैं। सेम वही ऑफेंस इसके अंदर भी इन्होंने डाल दिए, पर ये कह रहे कुछ ऑफेंसेस जो है वो इन्होंने ऐड किए हैं और इसी के अंदर इन्होंने कम्युनिटी सर्विस को एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट के तौर पे शामिल किया। मतलब समाज सेवा को इन्होंने पनिशमेंट बनाया हुआ है कि अगर कोई आप जैसे ऑफेंस करते हो तो उसके लिए आपको क्या मिलेगी, कम्युनिटी सर्विस ही मिल सकती है, मतलब समाज सेवा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि समाज सेवा को इन्होंने डिफाइन कहाँ किया है। तो ये जो कम्युनिटी सर्विस जो वर्ड है, ये सेक्शन 23 का एक्सप्लेनेशन, 23 का स्पष्टीकरण के अंदर इसको डिफाइन करा गया ऑफ BNSS 23 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर एक्सप्लेनेशंस के अंदर ये कम्युनिटी सर्विस को इन्होंने बताया हुआ है। बात अगर सीआरपीसी की करें तो ये सेक्शन सीआरपीसी के अंदर 29 थी, पर वहां इसको डिफाइन नहीं किया था।
तो जो 29 थी, जो हमारी बात कर रही थी कि सेंटेंस एज विच मजिस्ट्रेट में पास, 23 बात कर रही थी, वही बात 29 तुम्हारे सीआरपीसी में कर रही थी, 23 अब ये बात की। तो 23 के एक्सप्लेनेशन के अंदर उन्होंने कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन करा के क्या कहते हैं कम्युनिटी सर्विस क्या होगा। बेनिफिट द कम्युनिटी, जो समाज के लाभ के लिए हो। ये कहते हैं कम्युनिटी सर्विस क्या होगी, जो समाज के लाभ के लिए हो और जिसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। मतलब जो आपने परिश्रम किया है उसके बदले जो आपको मनी मिलनी चाहिए वो पैसा नहीं मिलेगा। shall not be entitled to any remuneration, कोई भी आपको पारिश्रमिक के आप हकदार नहीं होंगे इस पनिशमेंट के। अगर आपको कम्युनिटी सर्विस दे दी तो अब ये क्या होगी, समाज की सेवा होगी और इससे क्या होगा, समुदाय का लाभ होगा। ठीक है, अब ये कुछ भी आपको दी जा सकती है जो कि समाज के हित में हो, बस सिर्फ ये देखना होगा कि क्या ये समाज के हित में है, तो वो पनिशमेंट आपको दे दी जाएगी एज अ कम्युनिटी सर्विस। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, तो सेक्शन 168 ऑफ आईपीसी, नाउ 202 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बात करती थी कि पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड, हिंदी वालों को बता दो कि जो लोक सेवक हैं जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगे हुए हैं। तो अब इस सेक्शन के अंदर इन्होंने पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस भी कर दी है। मतलब अगर कोई लोक सेवक विधि विरुद्ध रूप से अगर किसी व्यापार में लगता है वो लोक सेवक होते हुए, तो उसको अब कम्युनिटी सर्विस की भी पनिशमेंट दी जा सकती है। जो भी समाज के हित में लाभ में हो वो जज साहब उसको पनिशमेंट दे सकते हैं कि वो जाके कम्युनिटी सर्विस दे और उसके लिए उसे कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। यही है कम्युनिटी सर्विस। तो इसको डिफाइन करा है 23 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के। तो पहली दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, सेडिशन इज नो लॉन्गर एज एन ऑफेंस। अब हम बात करते हैं सेडिशन की। तो सेडिशन हमारा डिफाइन था आईपीसी में 124A। सेडिशन मतलब राजद्रोह। तो हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर अब सेडिशन को क्या किया है, हटा दिया है। इस वर्ड को हटा दिया है, 124A को डिलीट कर दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप देशद्रोह से संबंधित कोई चीज कर सकते हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने ये हटा दिया, लेकिन इसकी जगह इन्होंने ये कुछ वर्ड दे दिए। देयर इज अ न्यू ऑफेंस फॉर एक्ट डेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब मैं आपको बताऊं, आपको तो आप ऐसे समझो कि 152 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 152 आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। तो सेडिशन को इन्होंने हटा दिया और बता दिया अगर इस तरह का आप कोई काम करते हो जो भारत की सॉवरेनिटी को खतरे में डालता हो, यूनिटी को खतरे में डालता हो या इंटीग्रिटी को खतरे में डालता हो किसकी, भारत की, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी एज पर सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। तो सेडिशन जो 124A था उसको तो इन्होंने डिलीट कर दिया, पर उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने डिलीट नहीं किया और उसके कॉन्सेप्ट को इन्होंने
152 ऑफ BNSS के में डाल दिया, क्योंकि सेडिशन का मतलब राजद्रोह होता था और राजवाड़े हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारा देश गणतंत्र है, राजतंत्र है नहीं, तो सेडिशन वर्ड का यूज बहुत ज्यादा हो नहीं रहा था, तो इसको हटाना बिल्कुल सही था। और जो अब ये वर्ड जो यूज करे हैं कि भारत की कोई अगर एकता, अखंडता और उसकी संप्रभुता को अगर इंडेंजर्ड करता है, अगर संकट में लाने की कोशिश करता है, उसकी सॉवरेनिटी को अगर वो खतरे में डालता है, संप्रभुता को अगर वो खतरे में डालता है, तो उसे सेक्शन 152 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, पनिशमेंट होगी। 152 ऑफ आईपीसी, सॉरी 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, ये आपको याद रखना है। उससे पहले मैंने आपको जो कम्युनिटी सर्विस के लिए बताया था, तो उसमें कुछ एग्जांपल आप जैसे ले सकते हो, जैसे थेफ्ट के मामले में भी कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन कर दिया इन्होंने। अब अगर आप जैसे थेफ्ट है, पहले जो 378 और 379 ऑफ आईपीसी, जो थेफ्ट की जो 379 जो सेक्शंस थी और 378 में थेफ्ट को डिफाइन करा था आईपीसी को, 379 में उसकी पनिशमेंट बताई थी। अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर ये सेक्शंस आपकी जो है वो 303 हो जाती हैं और 303 और भारतीय न्याय संहिता 2023 हो जाती है। और इसके अंदर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 में तो इन्होंने 378 की डेफिनेशन दे दी कि थेफ्ट क्या होगा, और जो 303 का सबसेक्शन 2 है उसके अंदर उन्होंने पनिशमेंट बता दी, और उसी के अंदर उन्होंने पनिशमेंट में कम्युनिटी सर्विस भी बता दी कि थेफ्ट जो कोई अगर करेगा तो उसे कम्युनिटी सर्विस से भी पनिशमेंट किया जा सकेगा। अब पर इन्होंने ये भी बता दिया कि कब ऐसी सिचुएशन है जब केवल आप कम्युनिटी सर्विस ही दोगे इस थेफ्ट को। जैसे कोई एक्यूज है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, उसने कोई आर्टिकल चोरी करा है, अब वो आर्टिकल की जो वैल्यू है, जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, वो 5,000 रुपए तक की वैल्यू है उसकी, तो वहां पे कम्युनिटी सर्विस आप पनिशमेंट दोगे केवल। सेम ऐसे ही है, जैसे कोई जो आर्टिकल है वो रिकवर हो गया है 5,000 तक का, या नहीं रिकवर हुआ है तो वो उस अमाउंट की वैल्यू देने को तैयार है तो दे सकते हैं। सेम वो फर्स्ट टाइम ही उसने ऐसा ऑफेंस करा हो, फर्स्ट टाइम कन्विक्ट हुआ इस तरह के ऑफेंस के लिए, तो आप उसे कम्युनिटी सर्विस दे दोगे। सेम अगर मैं ऐसे ही बताऊं, जैसे कि सेक्शन 226 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की अगर मैं बात करूं, तो ये बात करती है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पर्सन। मतलब जैसे कोई पुलिस अधिकारी है या कोई और अधिकारी, वो अपना काम करना चाह रहा है, पर आप उसको क्या ऐसे धमकी दे रहे हो कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर आप आगे बढ़े, इस तरह की कोई अगर आप उसे थ्रेट कर रहे हो या उसे कंपेल कर रहे हो कि वो काम ना करे इस तरह का, तो उसके लिए भी आपको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकेगी। सेम इस तरह से अगर हम देखें तो एक सेक्शन तुम्हारे 174A होती थी, जो प्रोक्लेम ऑफेंडर की बात करती थी। अगर कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर है, उसको पेश करने के लिए बुलाया जा रहा है कोर्ट में, और अगर वो पीओ डिक्लेयर हो जाता है और नहीं आता है, तो उस पर एक अलग से 174A के अंदर FIR हो जाती थी। अब जो 174A है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर सेक्शन 209 हो जाती है। 174A जो थी अब वो 209 हो जाती थी, जो बात करती थी नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82। ठीक है, तो अब चूंकि 82 84 हो गई है BNSS में, तो यहाँ पे 84 लिखा मिलेगा आपको। तो इस तरह के जो कुछ ऑफेंसेस हैं उनके अंदर आपको क्या है, कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट मिल सकती है। सेम जैसे बहुत और भी एक, जैसे मान के चलो आप दारू पी के कहीं पे कर रहे हो, जैसे मिसकंडक्ट इन पब्लिक वाया ड्रंक पर्सन, आप दारू पी के किसी पब्लिक प्लेस पे कर रहे हो बदतमीजियां, या जहां पे आपको जाने के लिए परमिशन नहीं, वहां जाके आप दारू पी के बदतमीजियां कर रहे हो। जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की सेक्शन अगर आप 355 देखोगे, उसके अंदर ये बात कहेगी, तो इस तरह के ऑफेंस में भी आपको क्या, कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकेगी। तो ये तो था कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड। आगे मैंने जो सेडिशन था 124A वो हटा दिया है, और इन्होंने
सेडिशन को जगह पे इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या यूनिटी, जो 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 अगर आप सेक्शन पढ़ोगे, अगर कोई ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे भारत की, मतलब ऐसा कोई कार्य करता है, हिंदी वालों के लिए बता दूं, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में आती है, तो उस व्यक्ति को पनिश कर दिया जाएगा। तो एक तो स्पेशल फीचर इसका ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द भारतीय न्याय संहिता 2023 एड्स टेररिज्म एज एन ऑफेंस। तो जो टेररिज्म था वो आईपीसी के अंदर एज अ ऑफेंस डिफाइन नहीं था, झलक उसकी देखने को मिलती थी। इसके लिए एक्ट बनाए गए थे, अलग अलग स्पेशल एक्ट बनाए गए थे। तो अब हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर लॉ मेकर्स ने 113 सेक्शन के अंदर इसको डिफाइन कर दिया। 113 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। तो आपको ये याद रखना है कि इस नए लॉ के अंदर टेररिज्म को डिफाइन कर दिया है और सेडिशन को हटा दिया है, पर उसकी जगह 52 सेक्शन थी उसके अंदर इन्होंने ऐड कर दी थी चीजें, जो मैं बता चुका हूं आपको। ऐसे ही 113 के अंदर इन्होंने टेररिस्ट एक्ट को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, और इन्होंने टेररिस्ट एक्ट में इन्होंने डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ पेनल्टी, जैसे भी जिस तरह की उसमें ग्रेविटी होगी ऑफेंस की, उस तरह से पनिशमेंट इसमें मिल जाएगी। हम बहुत ज्यादा डीप में अभी इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि जब ये सेक्शंस पढ़ेंगे तो सारी डीप में पढ़ेंगे। मैं अभी सिर्फ यहाँ पे आपको उसका ऑब्जेक्ट और फीचर्स बता रहा हूँ, जो स्पेशल फीचर्स जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के हैं, जो नई चीजें आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगी, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन आपको इसके अंदर मिलेगी 113 के अंदर। नेक्स्ट जो बात कर रहा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 एड्स टेररिज्म, ये हो गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम हैज बीन एडेड एज एन ऑफेंस। तो ऑर्गेनाइज क्राइम को भी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर ऐड कर लिया गया है। अगर आप सेक्शन 111 देखेंगे, अगर आप सेक्शन 111 देखें, 111 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की, ठीक है, तो इसके अंदर आपको ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। और इसके अंदर भी, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर भी इन्होंने डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट की है। जैसे कि आप बहुत सारे लोग मिलके कोई साइबर हैक कर लेते हैं, या किसी ऑर्गेनाइज क्राइम में बहुत सारे लोग मिलके पर्टिकुलर क्या करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मिलके बहुत सारी बड़े लेवल पे चोरी के काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर बहुत सारी चीजें डिफाइन करी गई हैं। मेन जब ये हम सेक्शन पढ़ेंगे तो इसको पूरा एक डीपली पढ़ेंगे कि इसमें अंदर क्या करने पे आपको कितनी सजा मिलेगी, ये सब उस टाइम। अभी आप ये समझ लो कि इन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन करा है, जो आप देख सकते हो सेक्शन 111 ऑफ वीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। ये आपके एग्जाम, जो नया आप एग्जाम देने जाओगे, क्योंकि सेक्शंस नहीं हुई है तो ये सेक्शंस पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि ऑर्गेनाइज क्राइम का डिफाइन करा है 111 में, टेररिस्ट एक्ट का डिफाइन करा है 113 के अंदर। अब वो सेडिशन को हटा दिया है, उसकी जगह इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी इसको कहाँ डिफाइन करा है 152 के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं, कि बात हो रही है मर्डर बाय अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन ऑन ग्राउंड ऑफ सर्टेन आइडेंटिटी मार्कर्स सच एज कास्ट, ठीक है, सच एज कास्ट हो गया तुम्हारे, और लैंग्वेज हो गया, पर्सनल बिलीफ हो गया, विल बी एन ऑफेंस विद पेनल्टी ऑफ 7 ईयर टू लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ। अब इसको हम समझते हैं, जैसे कि बहुत 5 लोग हों या 5 से ज्यादा लोग हों, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि कुछ कतिपय पहचान के चिन्हों, जैसे जाति उनकी एक हो, या भाषा उनकी एक हो, या व्यक्तिगत धर्म के आधार पर किसी की हत्या कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करा जाएगा, 7 वर्ष से या आजीवन कारावास से या मृत्यु दंड तक से दंडनीय किया जा सकेगा ऐसे व्यक्तियों को। तो ये चीज ऐड करी है इन्होंने कि अब होता क्या था, कई बार जैसे हम एक जाति के हैं तो किसी दूसरी जाति के लोगों को पसंद नहीं करते, हम चाहते हैं कि वो भी इसी धर्म को कबूल करे या इस तरह की चीजें करे, या वो हमसे थोड़ा मिलता जुलता नहीं है, सपोज करो कि हम गोरे गोरे हैं, वो काला, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह के कोई भी अगर आप कृत्य करते हो
या आप कोई भाषा के हो, स्पेशल भाषा है आपकी कोई, आप उसी को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हो, या किसी जाति से हो आप, या किसी पर्टिकुलर किसी भगवान को मानते हो, आप चाहते हैं कि वो सामने वाले अगर वो नहीं मानता तो आप 5-6 लोग मिलकर उसे मार देते हो, तो इस तरह के ऑफेंस को भी हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर ऐड करा है, और इसके अंदर डेथ तक की पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। 7 ईयर से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन किया गया है। तो ये हो गया मर्डर बाई ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन वाली बात हो गई। और सॉरी, ये ऊपर जो मैंने एक चीज और छोड़ दी, प्रेटी ऑर्गेनाइज क्राइम इज आल्सो एज एन ऑफेंस। तो प्रेटी ऑर्गेनाइज क्राइम को भी डिफाइन कर दिया गया। प्रेटी ऑर्गेनाइज डिफाइन हुआ है सेक्शन 1 से 12 के अंदर, और ऑर्गेनाइज क्राइम 111, प्रेटी ऑर्गेनाइज क्राइम 111। प्रेटी ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे हो गया? जैसे टिकटॉक का बेचना हो गया, ठीक है, आप काला बाजारी कर रहे हो, जैसे पेपर वगैरह हो रहे हैं, कोई लोग किसी गवर्नमेंट में भर्ती वगैरह के उन पेपर्स को आप मिलके लीक कर दे रहे हो, कई लोग मिलके, तो इस तरह के ऑफेंस क्या होंगे? प्रेटी ऑफेंस में आएंगे। प्रेटी ऑफेंस कहाँ डिफाइन है? वो सेक्शन 112 में, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या होती है? एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिटेन एट 7 ईयर। भाई कोई आदमी ने अपराध करा है तो उसकी जो एज होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या मानी जाएगी? तो वो आज भी इन्होंने 7 ईयर ही रखी है। लेकिन ये बता दिया इट एक्सटेंड टू 12 ईयर, और ये 12 साल तक हो सकती है एक व्यक्ति की, कि 12, अब इसका अगर आपको इजीली तरीके समझाऊं तो एक व्यक्ति अगर 12 साल तक का कोई लड़का अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। उसे क्रिमिनल लायबिलिटी जो है उससे छूट मिल जाएगी। लेकिन इसमें इन्होंने ये बता दिया कि डिपेंड अपॉन द मेच्योरिटी ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है। पर 12 साल तो कर दिया है, 7 साल तक में तो सोचना ही नहीं है, वहां तो मेच्योरिटी देखेंगे नहीं हम। पर हाँ, लेकिन एक्सटेंड जहां कर रहे हैं ना 12 तक, वहां देख लेंगे कि ऐसा तो नहीं है 12 साल का बच्चा ही तो सब सोच समझ के कर रहा है सारी चीजें, इसने जानबूझ के ही मान के चलो किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई हो, फिर आप कहोगे किसी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर कर दिया जाए, तो वो नहीं किया जाएगा। मैं सिंपल अगर आपको समझाऊं तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि आपराधिक जो उत्तरदायित्व होता है, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु को 7 वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। और यह अभिव्यक्ति की परिपक्वता, अभिव्यक्त मतलब एक्यूज की परिपक्वता पर निर्भर रहते हुए 12 वर्ष तक विस्तारित हो सकती है, ठीक है। भाई अगर वो समझने लायक है ही नहीं, बिल्कुल चाइल्ड माइंड है उसका, तो 12 साल भी भाई उसको उस चीज से हटा दो, उससे फ्री कर देना चाहिए। और आगे ये वो कहते हैं जो बात कि दिस में कंट्रावेंस रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज आप इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हैं, अगर आप उनसे संबंधित कोई सिफारिश है उन्हें आप नहीं मानते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आगे ये भी बताया है कि जो हमने ये बताई, जो ये क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात बताई, जो आपको हमने आपराधिक उत्तरदायित्व की जो आयु हमने बताई 7 से 12 के बीच तक एक्सटेंड हो सकती है, तो ये अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन वगैरह उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है, ठीक है, उनसे ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है। जो अंतरराष्ट्रीय अभिशमय होते हैं, कंट्रावेंशंस होते हैं ना, उनकी सिफारिशों का अतिलंघन कर सकती है, ठीक है। तो एक चीज तो ये आपको याद रखनी, बस ये याद करने वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 डिफाइन अ चाइल्ड टू मीन अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18, हाउएवर फॉर सेवरल ऑफेंस द एज देयर hold of the victim for offenses against children is not 18. They are sold for minority of the victim for rape and gang rape is different. ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता हमारी 2023 जो है, ये बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के अर्थ में परिभाषित करती है, ठीक है। 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर दी है। हालांकि अनेक अपराधों के लिए, बालकों के विरुद्ध अपराधों के लिए पीड़ित व्यक्ति की अंतिम आयु की सीमा 18 वर्ष तक नहीं है। जैसे बलात्संग और सामूहिक बलात्संग की पीड़िता की अवयस्कता की अंतिम आयु भिन्न है। तो बस आपको इसको थोड़ा सा रख लेना है, ठीक है।
बहुत ज्यादा है नहीं, बस आपको ये समझ लेना कि जो आयु है वो इन्होंने क्या बताई है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के अर्थ में परिभाषित करती है। ठीक है, यद्यपि अनेक अपराधों के लिए अगर बात करें तो बालकों के विरुद्ध अपराध के लिए पीड़ित व्यक्ति की जो अंतिम आयु होगी ना, वो 18 वर्ष तक नहीं है, वो 18 वर्ष से कम भी है। ठीक है, अब बलात्संग और सामूहिक बलात्संग की पीड़िता की आवश्यकता की अंतिम आयु भिन्न है, मतलब ये जो बात हम कह रहे हैं इससे उसकी आयु भिन्न होगी। अब दूसरी जैसे बात होगी, सेवरल ऑफेंसेस ओवरलैप विद स्पेशल लॉस। अब इस भारतीय न्याय संहिता के बहुत सारे ऑफेंसेस जो हैं वो ओवरलैप करेंगे किसके साथ, स्पेशल लॉस। इन मेनी केसेस बोथ कैरी डिफरेंट पेनल्टीज और प्रोवाइड फॉर डिफरेंट प्रोसीजर, जिसमें लीड टू मल्टीपल रेगुलेटरी रिजिम, एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लेवलिंग मल्टीपल चार्जेस। इसको समझते हैं। तो जो बहुत सारे जो सेवरल ऑफेंस है, बहुत सारे जो अपराध हैं वो स्पेशल लॉ से ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, ओवरलैप मतलब अपना अलग प्रोसीजर बता रहे होंगे, ये कुछ अलग बता रहा होगा, पेनल्टीज अलग अलग बता रहे होंगे, प्रोवाइड फॉर डिफरेंट प्रोसीजर बता रहे होंगे। ठीक है, यह अनेक विनियमनकारी शासन प्रणालियों के बारे में अनुपालन के अतिरिक्त व्यय तथा अनेक विचलित करने की संभावना को भी अग्रसर करता है। तो एक बात ये होगी कि जो आपको ये याद रखना है कि स्पेशल लॉज है उनके ऊपर ये ओवरलैप कर सकता है, उनके साथ ओवरलैप कर सकता है, उनके डिफरेंट पेनल्टीज दे सकता है, डिफरेंट प्रोसीजर बताए जा सकते हैं। इसके अंदर आप जब पढ़ोगे ये चीज भी आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है द भारतीय न्याय संहिता रिमूव्स एडिशन। मैं ये ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं और इसको मैं बहुत अच्छे से समझा भी चुका हूं, तो दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता है नहीं। द भारतीय न्याय संहिता ये आपके लिए आईएमपी हो जाता है। द भारतीय न्याय मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आए। ऊपर भी जो है वो भी प्रोबेबल है कि उनसे क्वेश्चंस बने, पर ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन बने, क्योंकि ये जस्टिस वर्मा कमेटी है, इसने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी। तो द भारतीय न्याय संहिता 2023 रिटेन्स द प्रोविजन ऑफ आईपीसी ऑन रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, जो आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर जो रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट के जो प्रोविजन दिए थे, इसने अभी भी वही सम्मिलित किए हुए हैं उन्हीं को। ठीक है, इट डज नॉट कंसिडर रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी। तो ये याद रखना है आपको कि जो जस्टिस वर्मा कमेटी 2023 में आई थी उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी सेक्सुअल हरासमेंट और रेप से रिलेटेड, जब निर्भया कांड हुआ था, सभी को पता है इस चीज के बारे में। तो उस टाइम पे जस्टिस वर्मा कमेटी की आई थी रिकमेंड। तो नया लॉ जब बन रहा है तो मोस्टली जब कोई कमेटी कोई रिकमेंडेशन देती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो उससे संबंधित चीजें ऐड कर ली जाती है, पर इसके अंदर ऐड नहीं करी गई है। तो एक इसका ये भी स्पेशल फीचर्स है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, सच एज मेकिंग द ऑफेंस ऑफ रेप जेंडर न्यूट्रल एंड इंक्लूडिंग मैरिटल रेप एज एन ऑफेंस। जैसे कि कुछ उन्होंने जेंडर न्यूट्रल करने की बात की थी। ठीक है, रेप वगैरह में मैरिटल रेप वगैरह को इन्होंने ऐड करने की बात करी थी। तो वो जो रिकमेंडेशंस थी वो ऐड नहीं की हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर लॉ मेकर्स में। ठीक है, हिंदी में अगर मैं हिंदी वालों को अगर बताऊं तो भारतीय न्याय संहिता 2023 बलात्संग तथा लैंगिक पीड़न पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को प्रतिधारित करती है, मतलब सेम का सेम शामिल करती है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2013 होगा यहाँ पे, 2013 की सिफारिशों जैसे बलात्संग के अपराध को लिंग तटस्थ बनाने तथा वैवाहिक बलात्संग को अपराध के रूप में शामिल करने पर विचार नहीं करती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे ऑब्जेक्ट एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 के आपको अच्छे से समझ आए होंगे, मैं आपको समझा पाया हूंगा। कंपैरिजन बिटवीन आईपीसी एंड बीएनएस। अब हम इनकी तुलना करके देख लेते हैं, आईपीसी और
भारतीय न्याय संहिता 2023 के बीच में। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बना दिया प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, जैसे कि इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर जो चैप्टर थे वो कितने से 23 थे, और वहीं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर चैप्टर ये 22 हो जाते। तो ये आपको याद रखना कि पहले 23 चैप्टर्स थे, अब 20 हो गए हैं, मतलब 3 चैप्टर कम हो गए हैं। सेक्शंस पहले जो इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर 511 हुआ करती थी, अब वो सेक्शन घट के 358 हो जाती हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर। रीजन यही है कि पहले जो सेक्शंस अलग अलग दी गई थी, एक में डेफिनेशन है, फिर पनिशमेंट है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर उसी सेक्शन के अंदर आपको डेफिनेशन मिलेगी, उसी के नेक्स्ट जो सब क्लॉज होगा, सब सेक्शन होगी, उसके अंदर इन्होंने पनिशमेंट डिफाइन कर दी है। बहुत सारी सेक्शंस को मिला के एक सेक्शन बना दी है। तो उसका रीजन ये हुआ कि सेक्शन जो 511 थी वो घट के 358 हो गई, 358। इनेक्टमेंट और असेंट की अगर हम बात करें, इसका मतलब इनेक्टेड और असेंट का मतलब होता है जिस दिन वो जो बिल है जो पास होके उससे प्रेसिडेंट की क्या हो गई, जो सहमति मिली है, असेंट मिली है, कि वो डेट होती। तो बात अगर इंडियन पीनल कोड की असेंट की बात करें तो इसको 6 अक्टूबर 1860 को असेंट मिल गई थी बाई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। अगर बात भारतीय न्याय संहिता 2023 की करें तो इसको 25 दिसंबर 2023 को असेंट मिली बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इन्फोर्समेंट की बात कर लेते हैं, कमेंसमेंट की बात कर लेते हैं कि कब से लागू हुआ। तो ये आईपीसी जो हमारा है वो इन्फोर्समेंट में, कमेंसमेंट में आया 1 जनवरी 1862। 6 अक्टूबर 1860 को इसको परमिशन मिली, असेंट मिली, सहमति मिली, और 1 जनवरी 1862 को इंडियन पीनल कोड 1860 हमारा लागू हो गया। वही बात अगर भारतीय न्याय संहिता 2023 की करें तो इसको 25 दिसंबर 2023 को असेंट मिली प्रेसिडेंट के द्वारा, पर ये लागू होगा 1 जुलाई 2024 से। इन्फोर्समेंट और कमेंस की बात अगर हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की तरह करें तो ये 1 जुलाई 2024 से होगा। लॉ के अंदर तो लिखा हुआ था इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। ठीक है, इसके अंदर जो एक चीज देखने वाली है वो इंपॉर्टेंट और है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि ये जो भारतीय न्याय संहिता है ना, इसका एक प्रोविजन जो है वो लागू नहीं हो रहा है। वो लागू नहीं हो रहा, वो कौन सा है, 106 का सबसेक्शन 2। और ये क्या बात करता है, 106 का सबसेक्शन 2, ये कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस। तो 106 का जो सब क्लॉज 2 है वो लागू नहीं हुआ 1 जुलाई से, ये नोटिफिकेशन जो आया, एक्सेप्ट 106 सबसेक्शन 2 को छोड़ के बाकी सारा भारतीय न्याय संहिता 2023 पूरा लागू हो जाए। क्यों लागू नहीं हो रहा, ये आपको याद हो कि बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह ने इसके लिए हड़ताल की थी और ये कानून में बताया था कि इसमें कमी है। हालांकि इस कानून के अंदर कोई भी कमी नहीं थी, ये कहीं भी नहीं कहा जा रहा था कि उनको मौके पे इंफॉर्मेशन देनी है, वो जाके आगे भी जाके किसी को इंफॉर्मेशन दे देते। उसमें सिर्फ यही था, हालांकि ट्रक ड्राइवर्स ने कहा कि अगर हम ट्रक रोकते तो मौके पे लोग हमें मार देते, बहुत सारी उसमें चीजें निकल कर आई थी। हालांकि इस तरह का कोई था नहीं, पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 106 की सब सेक्शन 2 1 जुलाई 2024 से भी लागू नहीं होगी। अब वो डिपेंड करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब उसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन लाएगी, क्या इस लॉ के अंदर सुधार करेगी, वो देखने वाली बात होगी। अगर बात फर्स्ट अमेंडमेंट की करें, इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1870 के अंदर। भारतीय न्याय संहिता में तो अमेंडमेंट हुई ही नहीं अभी। लास्ट अमेंडमेंट की बात करें अगर आईपीसी की, तो इसमें 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिससे जम्मू एंड कश्मीर से पर ये लॉ एक्सटेंड हो गया था
और लिख के आ गया था सेक्शन टू होल ऑफ इंडिया। द फर्स्ट फाइनल ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी वाज सबमिटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल इन 1837। उसका फाइनल ड्राफ्ट था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल 1837 को में भेज दिया गया था। द इंडियन पीनल कोड वाज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया का बन गया था ये, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक डेट आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती, वो है 11 अगस्त 2023। ये डेट ऑन 11 अगस्त 2023 क्या हुआ था उस दिन? इस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में, और किस लिए था वो? इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करने के लिए था। किससे? भारतीय न्याय संहिता से। तो बिल कब इंट्रोड्यूस करा गया? सबसे पहले कहां इंट्रोड्यूस करा गया? तो लोकसभा में। कौन सी डेट थी वो? 11 अगस्त 2023। ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी हो जाता है, प्रोबेबिलिटी बहुत है इसके आने की। 11 अगस्त असेंट की डेट और ये दोनों आपको याद रखनी है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कल, इससे आगे की सेक्शन लेके आऊंगा मैं। अब इस सीरीज को भी कंटिन्यू करेंगे हम, भारतीय न्याय संहिता को। साथ साथ ही हम अब सीआरपीसी को कंपेयर करके पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ। इंडियन पीनल कोड को कंपेयर करके पढ़ेंगे हम भारतीय न्याय संहिता के साथ। और एविडेंस की क्लासेस हमारी चली रही, जिसको मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ कंपेयर करके आपको पढ़ा रहा हूं और उसमें समझा भी रहा हूं। तो थैंक यू सो मच। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, मैं अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको समझा पाया हूं, ये आपके लिए अगर ये हेल्पफुल है, तो आप प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप मेरे ये टेलीग्राम चैनल पे जाके लीगल गाइड 360 ये QR कोड स्कैन करके इजीली आप टेलीग्राम पे जाकर इसको ऐड कर सकते हैं और वहां पे ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।